Good afternoon, all. My name is Vinod Sharma. Welcome to today's webinar. Today, we are going to understand how to file ITR-3 return by using KDK software. And I'm sure after this session, you can file your ITR-3 return within 5 minutes. So, let's start with webinar. आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो इस तरह रहेगा कि चेंज इन द ITR-3 इन असेसमेंट ईयर 21-22 जो भी चेंजेस हुए हैं ITR-3 के अंदर असेसमेंट ईयर 2020-21-22 के लिए किस तरह से हम ITR-3 फाइल कर सकते हैं केडीके सॉफ्टवेयर में और क्या पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं जब हम ITR-3 फाइल करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं कि ITR-3 बिजनेस रिटर्न है कि एक इंडिविजुअल एक HUF जो केयरिंग करता है बिजनेस इनकम तो उस वो लाइबल है ITR-3 रिटर्न फाइल करने के लिए। और इस सेशन को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ITR-3 इन ए केस ऑफ प्रेजेंटिव इनकम कि अगर आपकी इनकम 44 AD, ADA या AE से रिलेटेड है तो ITR-3 आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं। ITR-3 इन ए केस ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस और क्या नए चेंजेज हैं ITR फॉर्म के अंदर इन ईयर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। हम सब जानते हैं कि ITR जो अगर प्रेजेंटिव इनकम का केस है आपका 44 AD, ADA या AE से रिलेटेड कोई भी आपकी इनकम रहती है तो आपको ITR-4 फाइल करना होता है जो डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाइड किया हुआ है ITR-4 फॉर्म। बट डिपार्टमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कुछ इनकम हेड्स के केस में कि आप ITR-4 फाइल नहीं कर सकते हैं। वो इनकम हेड कुछ इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 से ज्यादा है, आपकी विनिंग और लॉटरी की कोई इनकम है, रेस सोर्स इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से अबव है, तो इस केस में आप ITR-4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं, ITR-2 नहीं फाइल कर सकते हैं और ITR-4 के लिए भी डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्शन दे दी कि इन केस के अंदर आप ITR-4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्म बचता है बिजनेस के केस में ITR-3। प्रेजेंटिव इनकम के केस में भी हम ITR-3 ही फाइल करेंगे अगर हमारी इनकम इन इनकम हेड जो हमने डिफाइन कर रखे हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इनकम आपकी रहती है अदर देन इनकम प्रेजेंटिव इनकम के अलावा। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से इनकम हेड हैं जिन केस के अंदर आपका ITR-4 नहीं जाएगा। ये आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि किस केस में आप ITR-4 फाइल नहीं कर पाएंगे जबकि आप प्रेजेंटिव इनकम में जा रहे हैं 44 AD, AE या ADA में इनकम दिखा रहे हैं उसके बावजूद आप ITR-4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हैं कि क्यों मैं ITR-4 फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। ये इनकम टैक्स ऑडिटर की वेलकम विंडो है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट क्रिएट कर रखा है विनोद शर्मा। टास्क बार में आपको दिख रहा है, असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा होगा 21-22। क्लाइंट आप क्रिएट कर सकते हैं मास्टर के अंदर, जो क्लाइंट मास्टर मेन्यू दिया हुआ है वहां से आप क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा आपको कि आप ITR फाइल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ITR-4 प्रेजेंटिव इनकम के केस में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 8, 9, 10 ये इनकम हेड है जहां पे आप अपनी इनकम बताएंगे 44 AD के लिए, 44 AE के लिए और 44 ADE के लिए। कि सपोज मैं एक इनकम एंटर करता हूं यहाँ पे 44 AD के लिए, मैं बिजनेस इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टर्नओवर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप टर्नओवर जो है आपका 44 AD का अदर मोड में दिखा सकते हैं या बैंकिंग चैनल के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। सपोज मैं अदर मोड में यहाँ पे ऐड करता हूँ एक बिजनेस इनकम और यहाँ पे मैं प्रॉफिट, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे एंटर करता हूँ 4000, ठीक है। अब
हम यहाँ पे चेक करें कि हम ITR 4 क्यों नहीं फाइल कर पा रहे हैं। एक एडिशनल इनकम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इनकम हेड के अंदर ट्रांजैक्शन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मैंने यहाँ पे एंटर करी है, आप देख पा रहे होंगे एड्रेस और हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल। अब मैं यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि आप रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म्स कंपटीशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर ITR 3 दिखा रहा है। अब हम सबके एक क्वेश्चन है कि जब हमने इनकम एंटर करी है, प्रेजेंटिव इनकम 44 AD में इनकम ऐड करी है और ओनली एक ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐड करी है, तब भी आपको सॉफ्टवेयर ITR 3 सजेस्ट कर रहा है ITR 4 के बजाय। हमारे को ये जानना है कि क्यों ITR 4 नहीं सजेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर। इसके लिए हम यहाँ पे ITR 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ITR 4 पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रिंट ITR 4 बिकॉज यू एंटर फॉलोइंग डिटेल, यू हैव को ओनरशिप डिटेल, कि आपने को ओनरशिप की डिटेल एंटर कर रखी है, इसलिए हम ITR 4 फाइल नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हमने एंटर करी थी। जैसे हम ट्रांजैक्शन में गए, हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ओनर की डिटेल डाल रखी थी, इस वजह से हम ITR 4 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। सेम वे में आपकी कोई भी इनकम ऐसी होती है जहां पे आपका एप्लीकेबल फॉर्म ITR 4 नहीं होता है, तो आपको सॉफ्टवेयर गाइड करता है कि आप क्यों ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ITR 4 नहीं फाइल कर पा रहे तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, ITR 2 नहीं फाइल कर सकते हैं। अब एक ही फॉर्म बचता है जो हमें फाइल करना है, वो अपना है ITR 3। ठीक है, ITR 3 के अंदर अगर हम ITR 3 फाइल करने जा रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि ITR 3 के लिए आपको बैलेंस शीट और P&L दोनों में फिगर बतानी जरूरी होती है। सिर्फ एक ऐसा केस रहता है आपका जहां पे आपकी इनकम फॉर्म फर्म है, उस केस में आप बैलेंस शीट P&L नहीं बताते हैं। अदरवाइज आपके जो भी ऑप्शंस हैं उनके लिए आपको बैलेंस शीट और P&L बताना जरूरी होता है, अगर हम ITR 3 फाइल करने जा रहे हैं तो। अब ITR 3 अगर हम फाइल कर रहे हैं इन केस ऑफ 44 AD, 44 AE, 44 ADA, इस केस के अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर के अंदर फिल करनी होगी डिटेल, वो आपको फिल करनी है। जैसे हमने बताया कि बैलेंस शीट और P&L मैंडेटरी है, तो आपको बैलेंस शीट फिल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फिल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक हमें सॉफ्टवेयर में फिल नहीं करना, इसलिए नहीं फिल करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर P&L में जो डिटेल एंटर करते हैं हम 61 कॉलम में फॉर 44 AD, या 62 कॉलम में फॉर 44 ADA, या 63 कॉलम में फॉर 44 AE, ये डिटेल सॉफ्टवेयर आपके इनकम हेड से ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर फिल कर देता है, इसीलिए P&L फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि P&L आपका जाएगा नहीं ITR 3 में। ITR 3 में बैलेंस शीट और P&L दोनों ही जाएंगे आपके। ठीक है, थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, जो अभी हमने देखा हम उसको दोबारा देखते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड में आपको इनकम बतानी जरूरी होगी जब भी हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं प्रेजेंटिव इनकम के केस के अंदर। और फोर्थ, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस आपको हर ITR में बताना होता है जहां पे आपकी बिजनेस इनकम है, ITR 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ITR 3 के केस में भी आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बताना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये सब जो हमने डिस्कस किया है ये हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने पहले बताया कि आप अपनी जो भी इनकम है 44 AD, AE और ADA से रिलेटेड, वो आपको एंटर करनी है ट्रांजैक्शन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10। 44 AD से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है वो आपको पॉइंट नंबर 8 पे ऐड करनी है। सपोज हमने यहाँ पे एक इनकम ऐड करी थी
यहाँ पे जो प्रॉफिट हमने दिखाया है वो दिखाया 4,000 रुपीज। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंटिव इनकम के अंदर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका डीम और एक्चुअल इन दोनों में से जो हायर रहेगा वही आपका प्रॉफिट रहेगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डीम्ड और एक्चुअल को, कि अगर आप 44 एडी के अंदर जा रहे हैं तो आपका डीम प्रॉफिट 8%, जो भी आप टर्नओवर दिखा रहे हैं उसका 8% आपका डीम प्रॉफिट रहेगा। और अगर हम 44 एडी में बैंकिंग चैनल में जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 6% रहेगा। ठीक है, सेम अगर हम 44 एडीए की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डीम प्रॉफिट 50% रहेगा। और अगर हम 44 एई की बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे आपका डीम प्रॉफिट गवर्नमेंट ने इस तरीके से स्पेसिफाइड किया हुआ है कि यहाँ पे आपके दो टाइप्स के व्हीकल रहेंगे, एक लाइट व्हीकल और दूसरा हेवी व्हीकल। लाइट व्हीकल के लिए आपका जो डीम प्रॉफिट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा 7,500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। और हेवी व्हीकल के लिए आपका डीम प्रॉफिट इस तरीके से रहेगा 1,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू वेट, जो भी आपकी कैपेसिटी है। लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल को आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि अगर जो भी आप वेट एंटर करते हैं, कि जैसे बेसिकली समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका 12 मेगाटन से या 12 मेगाटन से कम वेट है तो आपका लाइट व्हीकल है, अदरवाइज आपका हेवी व्हीकल है। हमने यहाँ पे इनकम ऐड करी है। ट्रांजेक्शन एडी। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू जो फिगर ऐड करने हैं आपको बैलेंस शीट और पी&एल में फिगर वैल्यू ऐड करनी है। हम बात कर लें कि बैलेंस शीट में आप डेटा कैसे एंटर करेंगे। आपको जाना है ट्रांजैक्शन, जनरल इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन में थर्ड ऑप्शन है जनरल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट एंड पी&एल। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर 6 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है। इन अ केस where regular books of account or business of profession are not maintained, हम 44 एडी में डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जो डिटेल एंटर कर रहे हैं वो बैलेंस शीट के अंदर पॉइंट नंबर 6 पे एंटर कर रहे हैं। तो आपकी जो भी डिटेल है, सेंडी डेबिटर, सेंडी क्रेडिटर, केस इन हैंड, ये डिटेल आपको एंटर करनी है पॉइंट नंबर 6 पे। सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ 10। हमारी ITR 3 की एक रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट की, वो फुलफिल होगी कि हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जनरल इंफॉर्मेशन वाले हेड में पॉइंट नंबर 6 पे बैलेंस शीट के फिगर ऐड कर दिए। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक इंफॉर्मेटिव मैसेज सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपको 44 एडी, एई और एडीए से रिलेटेड कोई भी इनकम पी&एल में एंटर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो अभी हमने बिजनेस हेड के अंदर जो इनकम ऐड करी थी 44 एडी वाले सेक्शन पे, वहां से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फिल कर देता है आपके ITR फॉर्म के अंदर। तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है P&L के अंदर कोई भी डिटेल एंटर करने की रिलेटेड टू 44 एडी, 44 एई और 44 एडी। ठीक है, दो चीजें हमारी फुलफिल हो गई कि एक तो हमने बैलेंस शीट यहाँ पे एंटर कर दिया जो हमने बताया, P&L हमने बताया आपको कि रिक्वायरमेंट नहीं है एंटर करने की। ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, P&L की वैल्यू आपकी जरूर जाएगी रिटर्न के अंदर, और बाकी इसलिए नहीं एंटर करना क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फिल करके दे रहा है आपको P&L की वैल्यू ITR के अंदर। ये हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे ITR के अंदर कि किस तरीके से आपकी वैल्यू जा रही है P&L की। थर्ड स्टेप्स आपका इस तरीके से रहेगा, आपको जाना है ट्रांजैक्शन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, आपको आपका बिजनेस नेम बताना है।
पर्टिकुलर में सिलेक्ट करना है आपको नेट प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में वो वैल्यू ऐड करनी है या वो प्रॉफिट ऐड करना है जो आपका डीम्ड और एक्चुअल में हायर था। हमारे यहाँ पे प्रॉफिट था 8000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इस तरीके से रहेगा, आपको एक्सपेंसेस में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो इनकम हेड सिलेक्ट करना है जिस इनकम हेड में हमने वैल्यू बताई है, कि सपोज हमने 44 एडी में बताई है, आपको 44 एडी सिलेक्ट करना है। ए में बताइए ए सिलेक्ट करना है, या एडीए में बताइए तो आपको एडीए सिलेक्ट करना है, और सेम इनकम को आपको रिड्यूस कर देना है। अब हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमने ऐसा किया क्यों। इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया कि 44 एडी की इनकम ऑर्डिनरी में हमने ऐड करी और एक्सपेंसेस में जाके सेम प्रॉफिट को हमने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस हमने इसलिए किया क्योंकि हम ऑलरेडी 44 एडी की इनकम 44 एडी हेड में डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डिनरी में भी ऐड कर रहे हो और 44 एडी वाले हेड में भी ऐड कर रहे हो। तो एक आंसर तो अपना ये हो गया कि हमने एक्सपेंसेस वाले हेड में इसको रिड्यूस क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन अपने हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया इसको, उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हम एक बार आईटीआर फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म अभी हमने बताया था कि आप फॉर्म्स में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, आईटीआर 3। ये आपका है आईटीआर 3 रिटर्न जनरेट करने के लिए, जो हार्ड कॉपी रहती है फॉर्म की वो जनरेट करने के लिए है। ये ITR 3 ये जो ऑप्शन दिया वो आपका रिटर्न फाइलिंग के लिए दिया है, जहां पे आपकी जेसन फाइल जनरेट होगी। हम एक बार फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ITR 3 फॉर्म है। एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल जाता है, जो हमने अभी बताया था कि आपको P&L में वैल्यू एंटर नहीं करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ITR 3 का जो पार्ट है P&L का पॉइंट नंबर 61, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक वैल्यू फिल कर दी है 10,000, और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट जो हमने अदर्स के अंदर ऐड किया, तो जो भी आपका एक्चुअल और डीम में से जो हायर प्रॉफिट था वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने ऑर्डिनरी में क्यों ऐड किया उसको प्रॉफिट को, जो 8000 P&L में। ये चीज समझ में आ गई कि आपने बताया कि ऑटोमेटिक ले लेता है, ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ले लिया, हमने यहाँ पे वेरीफाई किया फॉर्म में आके। फॉर्म का एक पार्ट है शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी आपको क्या बताता है कि शेड्यूल बीपी का जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपको बताता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम नंबर। यहाँ पे हम पॉइंट नंबर बोल सकते हैं इसको कि पॉइंट नंबर 53, 61, 62, 63, 64। मतलब कि P&L के अंदर जो प्रॉफिट सॉफ्टवेयर लेके आया है, जो 44 एडी का जो प्रॉफिट लेके आया 61 नंबर पे, वो प्रॉफिट आपका सेम प्रॉफिट आपका यहाँ रहना जरूरी है। मतलब वो P&L में जो प्रॉफिट है और यहाँ पे जो शेड्यूल बीपी के अंदर पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जो प्रॉफिट है, ये दोनों प्रॉफिट आपके सेम होने चाहिए एज पर ITR फॉर्म। इसीलिए हमने वो प्रॉफिट को, जो आपका डीम्ड और एक्चुअल में जो हायर प्रॉफिट था, उसको हमने ऑर्डिनरी में ऐड किया। तो हमें दो क्वेश्चन के आंसर हमारे मिल गए। एक कि हम 44 एडी का जो प्रॉफिट था वो P&L के में हमने एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सॉफ्टवेयर ने वहां पे ऑटो फिल किया है। दूसरा, हमने वहां पे ऑर्डिनरी में ऐड इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि एज पर द ITR 3 फॉर्म फ्लो कि आपको शेड्यूल बीपी में पॉइंट नंबर 1 पे सेम इनकम ऐड करनी होती है जो हमने P&L में दिखाई है। सेकेंड, अगर हम इस इनकम को, जो भी इनकम हमने यहाँ पे एंटर करी है, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए कंपटीशन को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 44 एडी की इनकम ऐड करी है, जो हमारी ग्रोस रिसिप्ट थी या टर्नओवर था 1 लाख था।
यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट दिखाया था वो 4000 दिखाया था, मीन्स 4%। 8% जो हम बता रहे हैं कि 44AD में मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही होता है, वो आपका डीम प्रॉफिट रह जाता है 8%। आपके एक्चुअल और डीम दोनों में से जो हायर रहता है वो ही आपका प्रॉफिट रहता है वो 44AD। अगर यहाँ पे 4000 ना होके हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 9000 रहा होता तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहता, बिजनेस प्रॉफिट रहता आपका 9000, क्योंकि एक्चुअल और डीम में से हायर जो रहेगा वो आपका 9000 रहेगा। इस केस में हम यहाँ पे जो ऐड कर रहे थे ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ऑर्डिनरी में, यहाँ पे हम 9000 ऐड करते और सेम प्रॉफिट को हम रिड्यूस करते यहाँ पे। अब मिस्टेक समझ लेते हैं, या सपोज हम नहीं करते हैं अगर ये प्रोसेस, तो उस केस में क्या क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। कि सपोज हमने इनकम ऐड कर दी यहाँ पे 44AD में और हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करी, हम ये चीज समझ चुके हैं। या सपोज इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमने ये दिखाया कि हमने P&L में तो वैल्यू हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाता हूं तो इसका मीनिंग ये है कि मैं शेड्यूल बीपी का जो पॉइंट नंबर 1 है वहां पे वैल्यू नहीं एंटर कर रहा हूं। इस केस में होएगा क्या वो समझ लेते हैं। कि हम अगर बिना ये एडजस्टमेंट किए कि ऑर्डिनरी के अंदर हमने ऐड किया और एक्सपेंसेस में रिड्यूस नहीं किया, तो उस केस में जब आप रिटर्न प्रिपेयर करने जाते हैं, हमने आपको बताया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्म आपको दिखा रहा है ITR 3, ये आपका हार्ड कॉपी के लिए, और ये आपका जो फॉर्म दिया हुआ है वो आपका रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो सपोज मैं रिटर्न फाइल करने यहाँ पे जाता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर एक इंफॉर्मेटिव मैसेज यहाँ पे देता है कि आपका प्रॉफिट आपका जो बिजनेस हेड है उससे मैच नहीं कर रहा है। हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि हमने P&L में जो वैल्यू लेके आ रहे हैं 61 पॉइंट पे, वो आपकी शेड्यूल बीपी से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि हमने शेड्यूल बीपी में वैल्यू दिखाई ही नहीं है। सपोज हम इस एरर को इग्नोर कर देते हैं और हम रिटर्न जनरेट करके फाइल कर देते हैं। अगर मैं इस एरर को इग्नोर करके रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे को वेबसाइट पे अपलोड करते टाइम पे आपको ये एरर आएगी। एरर सेम ही जो हम इंफॉर्मेटिव मैसेज आपको दिखा रहे थे वही एरर आपको वेबसाइट पे आएगी। अगर आप इस एरर को अगर आप वो एडजस्टमेंट नहीं करते हो कि आपने ऑर्डिनरी में ऐड करके एक्सपेंसेस में रिड्यूस नहीं करते हो, तो आपको वेबसाइट पे ये एरर आएगी। तो पॉइंट ये है कि जब भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 44AD की, इन ITR 3 फाइल कर रहे हैं 44AD AE या ADA के केस में, तो अगर अपलोड करने में आपको ये एरर आ रही है तो आपको ये समझना है कि हमारी जो मिस्टेक हुई है वो इसी जगह हुई है कि हमने जो प्रॉफिट या तो ऐड नहीं किया है या किया है तो वो गलत किया है। कि हमें एक्चुअल और डीम में से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको ऑर्डिनरी में ऐड करना है। ये स्टेप्स हम दोबारा फॉलो कर लेते हैं एक बार। ट्रांजेक्शन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, ऐड, एक्सपेंसेस, सेम प्रॉफिट रिड्यूस करना। दोबारा समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे डबल हो जाएगा। सिंपल स्टेप्स हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। आपको ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में 44AD में इनकम डिक्लेयर करनी है। ट्रांजैक्शन जनरल इंफॉर्मेशन में P&L बैलेंस शीट के अंदर पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपकी डिटेल फिल करनी है, जो भी आपकी सेंडी डेबिटर क्रेडिटर कैश इन हैंड की वैल्यू है। P&L आपको एंटर नहीं करना है, P&L की वैल्यू सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लेके जाएगा। थर्ड स्टेप्स आपका रहेगा ट्रांजैक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। इस हेड में आपको आपका डीम और एक्चुअल जो हायर प्रॉफिट रहेगा वो ऐड करना है और आपको सेम प्रॉफिट एक्सपेंसेस में रिड्यूस करना है। ये सिंपल स्टेप
स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है ITR 3 के केस में, ITR 3 फाइल करने के लिए, जब आपकी इनकम प्रेजेंटिव बिजनेस से रहती है, 44 AD, AE या AD से रिलेटेड कोई भी बिजनेस रहता है। तो एक चीज समझ लेते हैं हम, आप सब देख रहे होंगे कि जब हम रिटर्न जनरेट कर रहे थे तो एक एरर यहाँ पे शो हो रही थी। ITR 3 पे हम जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि वो प्रॉफिट मिसमैच वाला एरर यहाँ पे नहीं आया है, जो भी थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था प्रॉफिट बिफोर मैच वाला, मैच नोट मैच वाला, वो आपको यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर एक एरर बता रहा है सॉफ्टवेयर कंडीशन रेजिडेंशियल स्टेटस करके। ठीक है, आप जैसे इस एरर पे क्लिक करते हैं या कोई भी एरर आ रही हो, सेम वे फॉलो करना, सेम मैनर में आपको एरर चेक करनी है। आपको अगर कोई भी डेटा आपने इनकरेक्ट एंटर किया हुआ या एंटर किया हुआ ही नहीं है, तो उस केस में आपको सॉफ्टवेयर उस लोकेशन पे रिडायरेक्ट करता है जहां आपको वैल्यू एंटर करनी है। हमें सपोज नहीं पता कि ये वैल्यू कहाँ पे एंटर करनी है, कंडीशन रेजिडेंशियल स्टेटस की एरर आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे इस जो 3 डॉट बटन है इस पे क्लिक कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने उस लोकेशन को रिडायरेक्ट किया जहां पे हमने वैल्यू एंटर नहीं की थी, कि आपका जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है, कि आप कितने दिनों से इंडिया में रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना जरूरी है, जो आपको ITR 2 और 3 के केस में बताना होता है। ITR 1 और 4 के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 2 और 3 के केस में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है रिटर्न के अंदर। आप जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे और दोबारा जब आप रिटर्न जनरेट करने जाएंगे, आपको ये एरर नहीं आएगी। आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। आपको अपलोड JSON पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड जो है वेबसाइट का, पोर्टल का, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, 1 टाइम एंटर करना है, ये पासवर्ड आपका सेव रहेगा, और सबमिट पे क्लिक करना है। आपको कोई भी वेबसाइट पे जाके कहीं पे भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर विद इन सेकेंड आपकी रिटर्न जनरेट करके दे देता है, और डायरेक्टली आप माई रिटर्न वाले ऑप्शन से अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ITR 4 के केस में एक जो ऑप्शन आपको और फिल करना होता है, जो हमने बताया था, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस आपको एंटर करना है, ट्रांजैक्शन, फाइलिंग इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, वो आपको ऐड करना है। कोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपको ये जरूर सेलेक्ट करना है लिस्ट, कि आपकी इनकम सिर्फ 44 प्रेजेंटिव इनकम के केस में आपका इनकम जो हमने डिक्लेयर किया, जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया, वो 44 AD में किया है, AE में किया या ADA के अंदर किया है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इनकम जो है, वो जो डिस्क्रिप्शन या जो बिजनेस हेड आप सेलेक्ट कर रहे हो या कोड जो सेलेक्ट कर रहे हो, वो इस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी होता है कि मुझे नहीं पता कि ये 44 AD से रिलेटेड है कि नहीं है, या सपोज मैं यहाँ पे कोई और बिजनेस हेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा कि प्लीज सेलेक्ट अ प्रॉपर लिस्ट, मतलब कि ये जो बिजनेस है ये 44 ADA से रिलेटेड नहीं है। उस केस में हम आपको यहाँ पे गाइड करते हैं कि कौन से बिजनेस हेड आपके कौन से बिजनेस में आएंगे, कि सपोज ये नेचर ऑफ बिजनेस है, आपके 44 ADA में आएंगे या ADA में आएंगे, या यहाँ पे जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पे, तो आपको एक लिस्ट व्यू होती है। ये आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर कोड जो बिजनेस कोड है और जब बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, ये किस कैटेगरी में आएंगी, कि ये 44 ADA से रिलेटेड है, ADA से रिलेटेड है, या
ए से रिलेटेड है। तो आपको जो भी जब नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करते हैं या जो भी बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप बता रहे हैं 44 एडी ए या एडी से रिलेटेड, वो आपको इसी के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अगर हम ये ऐड नहीं करते हैं तो भी आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी ITR 3 इन केस ऑफ प्रेजेंटिव इनकम। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था ITR 3 इन अ केस ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस। कि ये आपका हो गया कि ये जनरल लैंग्वेज में तो हम समझ सकते हैं कि हम मजबूरी में फाइल कर रहे थे ये ITR, क्योंकि हम ITR 4 फाइल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें ITR 3 पे जाना पड़ा, क्योंकि हमारी कोई ऐसी इनकम थी जिस केस में हम ITR 4 फाइल नहीं कर सकते थे, इसलिए हम ITR 3 में जा रहे हैं। अब हम एक्चुअल ITR 3 की बात करते हैं कि जहां पे हमें ITR 3 फाइल करना ही होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता, कि ऑर्डिनरी बिजनेस है, हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में हम ITR 3 जो फाइल करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट भी है, यहाँ पे हमारा P&L भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, जो भी डिटेल ITR 3 के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास में है। उस केस में हम ITR 3 जो है वो कैसे फाइल करेंगे वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने आपको बताया था, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि ITR 3 बिजनेस रिटर्न है, बिना बैलेंस शीट और P&L के आप फाइल नहीं कर सकते हैं। हमने 44 AD के केस में भी बैलेंस शीट P&L फाइल किया था, किया चाहे बुक्स नोट मेंटेन वाले ऑप्शन में ही हो, लेकिन बैलेंस शीट और P&L की डिटेल हमने बताई थी। सेम है ITR 3 ऑर्डिनरी के केस में, अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको बैलेंस शीट और P&L फिल करना जरूरी है। ये ऑप्शन हमने कहाँ दिया हुआ है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन, जनरल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट और P&L। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बैलेंस शीट और P&L का मॉड्यूल आपको यहाँ पे व्यू होता है। बैलेंस शीट में फिगर हम डायरेक्टली, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हो सिमिलर टू ITR फॉर्म है, जो ITR 3 का जो फॉर्मेट दिया हुआ गवर्नमेंट ने, वही सेम हमने यहाँ पे बताया बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट। तो आप वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर देता है कि सपोज डिपार्टमेंट ने आपको बताया कि आपको सिर्फ जो नेट वैल्यू है, कंसोलिडेटेड फिगर है, वही आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। और करेक्ट भी है कि आपको एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको पर्टिकुलर एक एक इनकम हेड का या पर्टिकुलर का डिस्क्रिप्शन देना पड़े, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जिस, सपोज मेरी कैपिटल रिजर्व के अंदर मेरे पास में 5 आइटम है, वो मैं रिटर्न में नहीं दिखा सकता या दिखाना चाहता हूँ, मतलब दिखा ही नहीं सकते, लेकिन मेरे को डेटा सेव रखना है कि इन फ्यूचर मेरे को आखिर देखना हो ये कि भाई मैंने कैपिटल रिजर्व के अंदर मेरे पास में जो आइटम थे वो मेरे को व्यू करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि उस केस में मेरे को डिटेल इस तरह से डालनी है। आपको कीबोर्ड का F4 की प्रेस करना है। फंक्शन की जो है, आप नीचे इंस्ट्रक्शन भी देख रहे होंगे, प्रेस F4 की फॉर डिटेल। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस वैल्यू को सेव कर देना। तो बाहर जो हेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे टोटल वैल्यू आपकी आएगी 1000 प्लस 2000, 12000 वैल्यू आपको बाहर दिख रही है यहाँ पे। लेकिन जब भी आप इस हेड को खोल के देखेंगे इन फ्यूचर, जब भी आपको देखना है, तो आपको ये पता रहेगा कि पर्टिकुलर हेड के अंदर आपने 2 या 3 या जो भी आइटम्स थे वो कितने आइटम यहाँ पे ऐड किए हुए थे। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखाया हुआ है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप यहाँ पे जा रहे हैं, आप मैन्युअली यहाँ पे डेटा पंच कर सकते हैं। एंड वही सेम प्रोसेस है, आप अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने आइटम वाइज डिटेल दिखानी है तो आप यहाँ पे
F4 की प्रेस करके आप अपनी आइटम वाइज डिटेल भी दिखा सकते हैं। अब काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L जो है वो क्यों ऐड करें, जबकि हम ऑलरेडी हमारा अकाउंट जो है वो टेली में मेंटेन करते हैं, या बीजी या जो भी एक्सेल के अंदर आप मेंटेन करते हो, तो आपको ये डिटेल दोबारा सॉफ्टवेयर में फिल क्यों करनी पड़े। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई भी अकाउंटिंग, अगर आप टेली या बीजी अकाउंटिंग पैकेज यूज करते हैं तो उससे आप अपना ट्रायल बैलेंस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वो दोनों प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आप देख पा रहे होंगे हेड दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे आपको क्लिक करना है। ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड पे एक बटन दिया हुआ है इंपोर्ट ट्रायल बैलेंस। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके सिस्टम पे टेली है तो आपको सिस्टम पे टेली ओपन करके रखना है और उस कंपनी को ओपन करके रखना है जिस कंपनी का डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। आपको सिर्फ इन कंपनी ओपन करके रखनी है और यहाँ पे टेली डायरेक्ट वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। आपकी डायरेक्टली जो भी डेटा है कंपनी का ट्रायल बैलेंस का वो अपना सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा। डेटा इंपोर्ट करके देख लेते हैं हम डमी डेटा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, आपका कंप्लीट ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे व्यू होता है। सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के बाद भी आप ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी वैल्यू एडिट करनी है तो वापस टेली में जाके इंपोर्ट करना, आप सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल चेंज कर सकते हो ट्रायल बैलेंस की। हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमारा पॉइंट था कि हम इनकम टैक्स की जो आईटीआर की जो बैलेंस शीट पी एंड एल है वो टेली से कैसे फिल करें। तो एक स्टेप तो आपका ये हो गया कि हमने बैलेंस शीट वाले ऑप्शन में जाके ट्रायल बैलेंस को इंपोर्ट किया है टेली से। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, हम वापस जनरल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमने मैनुअली ये डिटेल कोई एंटर नहीं करी है, हमें इंपोर्ट करना है टेली से। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा बॉटम में इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस का एक बटन दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा हमने टेली से इंपोर्ट किया था ट्रायल बैलेंस में वो डायरेक्टली आपका बैलेंस शीट के अंदर फिल हो जाता है। और सेम प्रॉफिट एंड लॉस, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पे, आपका कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपका टेली से इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर हम कोई अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं टेली के अंदर या बीजी सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बैलेंस शीट और P&L यहाँ पे एंटर करना पड़ रहा है। दैट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपका प्रिपेयर कर देगा बैलेंस शीट और P&L फॉर आईटीआर रिटर्न। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये रहेगा कि 53 कॉलम, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2 मिनट पीछे। जो हमने अभी देखा था कि आईटीआर फॉर्म आपको क्या बताता है कि 53 नंबर, 61, 62, 63 और 64, इसमें आपकी कोई भी वैल्यू होती है प्रॉफिट के अंदर तो वो आपको पीजीबीपी हेड, जो अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड है, वहां पे आपको ऐड करनी जरूरी है। वापस उसी स्टेप को फॉलो करते हैं, ट्रांजेक्शन में आते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस नेम है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमने एक बटन दिया हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन कौन सा हो गया, जहाँ पे अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इंपोर्ट किया है ट्रायल बैलेंस से, और जो प्रॉफिट हमारे को वहां पे व्यू हो रहा है P&L वाले हेड में। आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे
तो सेम प्रॉफिट आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखा देगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, वापस आते हैं फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म्स के अंदर कंपटीशन, कंपटीशन के अंदर यहाँ पे सेम प्रोसेस है। आप देख सकते हैं आपका कंपटीशन, जो भी इनकम हेड हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन जो है वो आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है। आपको यहाँ पे कंपटीशन को प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट का बटन दिया है, आप यहाँ पे कंपटीशन प्रिंट करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर्ड होगी, आप उसको वर्ड और पीडीएफ दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक पे रिपोर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी और सिंगल क्लिक पे ही आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फाइलिंग का प्रोसेस वही सेम रहेगा। आपको EITR3 पे क्लिक करना है, रिटर्न जनरेट करनी है, अपलोड करनी है, विद इन सेकेंड आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ITR3 की अगर हम बात करते हैं, बेसिक आपका यही रहता है। हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट और P&L इंपॉर्टेंट है ITR3 के लिए। अदर कोई भी हेड में इनकम आपकी, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो हमने यहाँ पे हेड डिफाइन किए हुए हैं। आप उस हेड में जाके आपकी इनकम एंटर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी नए चेंजेस ITR3 के अंदर अभी हुए हैं रिसेंटली, अगर हम बात करें 21-22 की, तो मेजर जो चेंजेस हुए हैं ITR3 के केस में वो आपके रहे हैं। एक फॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है, फॉर्म 10IE। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, कि न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं, तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करना जरूरी है। ITR3 फाइल कर रहे हैं तो, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ITR फॉर्म में दिखाना जरूरी है, अगर आप ITR3 फाइल कर रहे हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो। सॉफ्टवेयर से समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अंदर ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है फाइलिंग इंफॉर्मेशन में। फाइलिंग इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिया फॉर्म 10IE। 10IE के केस में इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन 115 BAC वो आपको सेलेक्ट करना होता है। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन से एग्जम्पशन या डिडक्शंस आपको इस केस में अलाउ नहीं होंगे। आपको डेट ऑफ फाइलिंग बतानी है कि किस डेट को आपने रिटर्न फाइल करी थी फॉर्म 10E, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर हम फॉर्म 10I की बात करते हैं, अगर इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर एक और चीज यहाँ पे वाइफ्रिकेट कर कैलकुलेट करके बताता है कि आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है कि न्यू टैक्स रिजीम में। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बिना रिटर्न फाइल किए कि आप टैक्स जो आपका टैक्स आपका न्यू टैक्स रिजीम में कम बन रहा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में कम बन रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्म 10I जो आपका फाइल होएगा वो आपका ITR3 रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल होएगा। जैसे सिमिलर टू 10E की बात कर लेते हैं हम, जैसे 10E अब 89 का रिलीफ आप लेते हैं तो आपको 10E पहले फाइल करना होता है, सेम यही है। 10I आपको पहले फाइल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न ITR3 रिटर्न फाइल करने से पहले। आपको 10I की एरर स्कीमा में नहीं आएगी, लेकिन आप अपलोड करेंगे तो जरूर आपको एरर दिखाएगा वेबसाइट कि आपने फॉर्म 10I फाइल नहीं किया और आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं।
सेकंड जो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने इस साल दिए हैं ITR 3 के लिए, मतलब ITR 3 की नहीं बात कर सकते हैं, ओके। एक एक प्रोसेस हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, टेली इंपोर्ट वाला, कि हमने टेली से डेटा कैसे इंपोर्ट किया। आपको ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू में जाना है। ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू में बैलेंस शीट के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आपको आपके सिस्टम पे टेली ओपन करके रखना है, जो भी टेली का आपका वर्जन है, वो वर्जन हो 4.5 से लेके टेली ERP और प्राइम सब सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है आपका। आपको टेली डायरेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेली डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी नेम शो होगा, जो टेली जो डेटा जो कंपनी आपने सेलेक्ट कर रखी है टेली के अंदर, वो नेम आपको यहाँ पे व्यू होएगा। आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, उस केस में आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा टेली से। मैंने यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन डेटा मेरे पास में था, वो आपको इंपोर्ट करके दिखाया है। ऑफलाइन मतलब आप अपना ट्रायल बैलेंस, अगर सपोज पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आपका टेली नहीं है, टेली किसी और लोकेशन पे या आपके क्लाइंट के पास में टेली है, आपके पास में नहीं है, तो उस केस में आप अपने कस्टमर को या किसी और लोकेशन पे अगर आपका टेली है तो वहां से आप अपना ट्रायल बैलेंस, जैसे आप टेली अगर यूज करते हो तो डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन दिया है, ट्रायल बैलेंस और लिस्ट ऑफ अकाउंट, वो भी आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। और अगर आपका टेली अगर आपके सेम सिस्टम पे है तो आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आप सिंपल टेली डायरेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा टेली का सॉफ्टवेयर में। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी ट्रायल बैलेंस की यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। और अगर इस सेम ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमें ITR जनरेट करना है, ITR 3 फिल करना है, तो आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, जनरल इंफॉर्मेशन वाले हेड पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पे, और आपका कंप्लीट ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। और सेम P&L, क्लिक ऑन इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ इंपोर्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस का। सेम वे में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। एक हमने बात की थी कि ट्रांजैक्शन में जो ऑप्शन दिया है फाइलिंग इंफॉर्मेशन का, फॉर्म 10E का 10I का, वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पे ज्यादा कोई डिटेल नहीं मांगी है 10I के लिए, सिर्फ आपको आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बताना है, आपका EO एरिया कोड की डिटेल देनी है और प्रोफाइल डिटेल देनी है, और आपको सिंपल सबमिट कर देना है फॉर्म 10I, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको अपलोड में भी एरर नहीं आए, लेकिन ये जरूरी है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि हो सकता है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो या नोटिस आए, इससे बेटर है कि हम फॉर्म 10I फाइल करके ही ITR 3 रिटर्न फाइल करें अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो। दूसरा जो मेजर चेंजेस है आपका डिविडेंड इनकम। आज से पहले की अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो डिविडेंड इनकम हम सब जानते हैं कि आपकी एग्जाम थी सेक्शन 1034 के अंदर, लेकिन अब आपकी डिविडेंड इनकम एग्जाम नहीं है। अब आपको जो डिविडेंड इनकम दिखानी है वो आपको अदर सोर्स इनकम, मतलब जो अपना टैक्सेबल हेड है वहां पे आपको दिखानी है। अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया हुआ है इसका अदर सोर्स के लिए। हम ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे अदर सोर्स इनकम पे लेफ्ट हैंड साइड में
लाइन नंबर का पॉइंट दिया हुआ है अदर इनकम डिटेल। अदर इनकम डिटेल में आपको ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है डिविडेंड इनकम अदर देन अंडर सेक्शन 222E और डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222E। एक चीज का ध्यान रखना आपको, डिविडेंड इनकम अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर जो है वो ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करने हैं। वो इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने होम और यूटिलिटी जो है स्कीमा में दोनों में स्पेसिफाइड किया हुआ है ये ऑप्शन कि आपको डिटेल यही एंटर करनी है, आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना है यहाँ पे। सेकंड, आपको डेट बतानी जरूरी है। अगर आप डिविडेंड इनकम में इनकम के हेड के अंदर आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो आपको डेट बतानी जरूरी है। आपको सॉफ्टवेयर मैसेज देता है इनवैलिड डेट, प्लीज एंटर द करेक्ट डेट। अगर आप डेट एंटर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे दो चैलेंज आएंगे। एक, आपका इंटरेस्ट अगर बन रहा होगा 234C का तो वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करेगा, वो चारों इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। इस केस के अंदर अगर सपोज हम यहाँ पे डेट बता देते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने डेट बताई है तो ये जो डिटेल जाएगी वो क्वार्टरली ब्रेकअप होके जाएगी कि अगर सपोज मैंने मार्च की यहाँ पे डेट बताई है तो ये जो डेट आपकी जो इनकम जो डिस्प्ले या शो होगी ITR के अंदर वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर होगी, फोर्थ। और आपकी जो 234C का जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी सिर्फ फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे ही लगेगा आपका, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं। अगर आप डेट एंटर नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रेकअप जो जाता है क्वार्टरली ब्रेकअप वो नहीं जाएगा रिटर्न के अंदर, उस वो डिटेल नहीं जाएगी। उस केस में आपको ये एरर फेस करनी पड़ेगी। जब आप रिटर्न अपलोड करेंगे तो आपको ये एरर आएगी। इसका मीनिंग यही है कि हमने जो डिविडेंड इनकम एंटर करी है या तो हमने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट नहीं किया है पर्टिकुलर, मैनुअल टाइप किया है, या फिर हमने वहां पे डेट एंटर नहीं की है। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो मिस्टेक हमारे एंड पे होती है या हम करते हैं वो आज भी एग्जम्प्ट इनकम के अंदर हम डिविडेंड इनकम दिखा रहे हैं। तो वो भी आपको नहीं करना है। अगर आप एग्जम्प्ट इनकम में डिविडेंड इनकम दिखाएंगे तो भी आपकी रिटर्न अपलोड के अंदर एरर शो होगी, वो आपकी इस तरह से रहेगी। तो बेसिकली दो चीजों का ध्यान रखना है आपको डिविडेंड के केस में। ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, चाहे आपका ऑर्डिनरी बिजनेस हो चाहे आपका 44AD का बिजनेस हो। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इश्यू रहता है तो आप ADK की सॉफ्टवेयर की साइड के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमने एक नॉलेज बेस का ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे, ADK सॉफ्टवेयर नॉलेज बेस। यहाँ पे आपके जो भी कीवर्ड्स है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेली, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हमने हर स्टेप्स और हर रिटर्न के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि जो भी हमने बात करी थी वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप ये KB फॉलो करके भी आप अपने जो भी रिटर्न है वो आप इजीली फाइल कर सकते हैं, या जो भी प्रोसेस है वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, ADK सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर, एडी के सॉफ्टवेयर में आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नॉलेज बेस का। आप यहाँ से जो भी आपके प्रोसेस हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो अगर समझने में कोई भी इश्यू, तो आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।